हेलो एवरीवन, विशिंग यू वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं भाई आप सब लोग। जैसा कि आरयूएचएस यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जिनके रिवल के एग्जाम हो रहे हैं, ये सेशन आज बीएससी नर्सिंग पार्ट सेकेंड ईयर के लिए, जिन बच्चों की रिवल के एग्जाम होने जा रहे हैं और पैथो फार्मा जेनेटिक्स का जिनका एग्जाम है, उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आज मैं आपके सामने हूं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, बट हमेशा की तरह मैं एक ही बात बोलूंगा कि बच्चा डिपेंड नहीं रहना। हाँ, इनको बहुत अच्छा करके जाएंगे तो एक अच्छा स्कोर आपके साथ रहेगा। ठीक है बच्चे, तो बिना कोई देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फार्मा पैथो एंड जेनेटिक्स। बुक्स भी है आपके सामने, केडी त्रिपाठी। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर कौन सी अच्छी बुक रहती है, तो मैंने दोनों की दोनों बुक रखी है आपके लिए। केडी त्रिपाठी एक अच्छी बुक है फार्मा के लिए, और एक आपके सामने है स्वामीनाथन पैथो और जेनेटिक्स के लिए। आप इन्हें प्रेफर कर सकते हैं, बट अभी तो एग्जाम का टाइम है तो अभी तो इतना मौका मिलेगा नहीं आपके लिए। पर नेक्स्ट कभी भी जब आपको नॉलेज गेन करना हो, अच्छी फार्मा पढ़नी हो, तो केडी त्रिपाठी बुक है आपके सामने। चलिए नेक्स्ट वन, फार्मेकोलॉजी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने रखे हुए हैं बच्चे। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छा करेंगे, डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं रखनी। शुरुआत करते हैं सेशन की, और इसमें आपके सामने है सबसे पहले NSAID, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। इसके अलावा एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, रिसेंट के पेपर्स में भी काफी बार आया हुआ है ये। एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी साइकोटिक, फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनामिक्स, ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। आपकी शुरुआत की यूनिट में ही ये क्वेश्चंस आते हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनामिक्स। बेसिक सही है, जो बच्चे को पता होना चाहिए, और क्वेश्चंस पूछ भी लिया जाता है। जैसा कि रिवल का एग्जाम है तो मे भी शायद ये पूछा जाना चाहिए। मॉर्फिन, एंटासिड और एंटी इमेटिक, इनमें से एक आती है। आप पीछे के पेपर में जब आप देखेंगे ना, तो लगभग इनमें से एक रिपीट हुई है, तो आपको तो तीनों बेहतर करके जानिए। इनका जो भी होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कौन कौन सी ड्रग्स इसमें इन्वॉल्व है, सब कुछ आपको पढ़ना है। नेम ऑफ ड्रग्स विच यूज्ड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसका एडवर्स इफेक्ट, रोल ऑफ नर्स। एक बड़ा क्वेश्चन आता है, या तो वो रेस्पी से आता है, या वो रीनल से आता है, या वो नर्वस सिस्टम से आता है, या वो डाइजेस्टिव सिस्टम से आता है, कहीं ना कहीं से आता है। इस बार के लिए रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, पीछे आया नहीं है, आ सकता है। इसके अलावा भी अगर मैं कोई एक इंपॉर्टेंट दूं आपको, तो बच्चे यूरिनरी सिस्टम की जितनी भी ड्रग्स है ना, वो आप सारे करके जाएंगे। बट बेसिक तौर पे सबसे शानदार आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी भी ड्रग्स है वो सारी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है, सीपीआर और इमरजेंसी के लिए भी। तो ये कुछ एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। आने को तो भाई कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, बट अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बनते हैं, और ये रेगुलरली रिपीट भी होते हैं, जिनको मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर आप इनको नहीं करके जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका स्कोर अच्छा नहीं रहने वाला है। और अगर इनको आप बहुत अच्छा करते हैं तो कुछ ना कुछ इर्द गिर्द बातें आप लिखना जान जाएंगे कि हाँ यार, इसके लिए ये ड्रग्स है, इसके लिए ये ड्रग्स है, कौन से एंटी हाइपरटेंसिव कब देते हैं, एंटी पायरेटिक कब देते हैं, एंटी इमिटिक्स कब देते हैं, एंटा एसिड्स कब देते हैं। ये तो एक बेसिक जनरल सी बात है, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, ड्रग्स के नाम भी आपको बहुत बेहतर पता हो तो मजा आ जाएगा। कई बार एंटी मलेरियल ड्रग्स भी पूछ ली जाती है। एंटी मलेरियल ड्रग्स भी आप बहुत अच्छा करेंगे, ये मैं मेरी तरफ से आपको बता रहा हूं, तो ताकि आप थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पेपर अगर आ जाए तो कम से कम आप कर पाओ, है ना। एंटी मलेरियल ड्रग्स। चलो आगे बढ़ते हैं, ये था फार्मा के सेशन के अंदर। अगला है पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और सारे पूरे पेपर को मिला के एक सार निकाल दिया गया। नेक्रोसिस और उसका टाइप्स क्या होता है, नेक्रोसिस की डेफिनेशन पता हो और उसके टाइप्स पता हो। गैंग्रीन और इट्स टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन क्या होता है, तीनों गैंग्रीन आपको पता होने चाहिए। सेलुलर एडेप्टेशंस, सेलुलर एडेप्टेशंस क्या होता है। देखो बच्चे, सेलुलर एडेप्टेशंस आप जानते हैं बेसिक तौर पे। अगर मैं आपके सामने एक हल्का सा लिखूं, आपने नाम सुना होगा हाइपरप्लेसिया,
आपने नाम सुना होगा हाइपरट्रोफी, आपने नाम सुना होगा मेटाप्लेसिया, आपने नाम सुना होगा नियोप्लेसिया, आपने नाम सुना होगा एट्रोफी। कुछ सेलुलर एडेप्टेशंस होते हैं, सेल का साइज बढ़ जाता है, सेल के नंबर बढ़ जाते हैं, सेल का साइज श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, ये सेलुलर एडेप्टेशन है। आपकी बेसिक यूनिट में से ही निकल करके ये क्वेश्चन सामने आता है। कई बार क्या डिफरेंस पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रोफी, तो फिर आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस, पैथोलॉजिकल चेंजेस सारे लिखने होते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छा करके जाना है। साथ के साथ सीएसएफ एनालिसिस। देखो बच्चे, एग्जामिनेशन बेस पे कुछ एक क्वेश्चंस मैंने यहां रखे हैं, बोन मैरो एग्जामिनेशन, सीएसएफ एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस, ब्लड एनालिसिस, इनमें से एक एनालिसिस पूछा जाता है, स्टूल एनालिसिस, सीमन एनालिसिस, काफी सारे आपके लेबोरेटरी टेस्ट है, उसमें से कुछ मैंने सिलेक्टेड रखे हैं। सीएसएफ का जैसे आपको याद करना है, बोन मैरो का याद करना है, वुंड हीलिंग पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वुंड हीलिंग। बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होती है पता होना चाहिए आपको। यूरिन एनालिसिस, ये एक लैब टेस्ट फिर मैंने रख दिया, जैसे सीएसएफ का है ऐसे लैब टेस्ट है आपके कोर्स के अंदर। स्टूल एनालिसिस आ सकता है, सीमन एनालिसिस आ सकता है, इनमें से मैंने अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट रखे हैं सीएसएफ और यूरिन एनालिसिस। इंपॉर्टेंट सारे हैं बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप बेहतर करेंगे। ट्रांजुडेट क्या होता है, एक्सुडेट क्या होता है, ये डेफिनेशन चांसेस कम है बट फिर भी आप अपने लेवल पे पढ़ेंगे। कोई एक कंडीशन या क्लिनिकल कंडीशन आती ही आती है पैथोलॉजी के अंदर, जैसे पेप्टिक अल्सर, रीनल फेल्योर, एनीमिया, हेपेटाइटिस, न्यूमोनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इनमें से एक रिपीट होती है। लीवर सिरोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, लीवर सिरोसिस ये भी पूछा जा सकता है, ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बट अक्सर क्या होता है, बच्चे एमएसएन वाली भाषा लिख के आते हैं इसमें और नंबर कम हो जाते हैं। पैथोलॉजी के अंदर करना क्या होता है बच्चे, अगर मान लीजिए कि आपके सामने एक डिसऑर्डर आया, तो डिसऑर्डर आपसे पूछा है पेप्टिक अल्सर, ध्यान से सुनना इस सेशन को, क्योंकि यही वो बात है जो आपको बैक लगा देती है, जो अब की बार आपको कोई गलती नहीं करनी है। जैसा कि मैं समझ रहा हूं कि आपका रिवेल का एग्जाम है, ये गलती बिल्कुल मत करना। कोई भी डिसऑर्डर आ सकता है, मैंने तो 4-5 रखे हैं, कोई भी पूछा जाए तो बच्चे उसकी सबसे पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन, सेम जैसा आप एमएसएन में लिखते हैं, डेफिनेशन में कोई कमी थोड़ी ना आएगी, सेम रहेगा वो तो। ईटियोलॉजिकल फैक्टर वो भी सेम रहेगा, इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स वो भी सेम रहेगा, ये तो ठीक है। बट अब बच्चे क्या करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी लिख के आते हैं, जो कि आप लिखते हैं एमएसएन के अंदर। पैथोफिजियो आपको पैथोलॉजी के अंदर नहीं लिखने, ठीक है, समझे मेरी बात। ये आपको क्या करना है सर, जब भी आपको ये बात समझ में आए तो यहां पे ये शब्द लिखने के बजाय आप लिखेंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आपको क्या करना होता है, पैथोलॉजी के अंदर किसी भी डिसऑर्डर का मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लिखना होता है। कोई प्रॉब्लम किसी जगह पे पर्टिकुलर लोकेशन पे हुई, जैसे मान लीजिए कि आप स्टमक की बात करें, गैस्ट्रिक अल्सर की बात कर रहे हैं, गैस्ट्रिक अल्सर जब स्टमक के अंदर हुआ है तो वहां पे क्या चेंजेस हुए हैं उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। जैसे मान लीजिए कि अगर अपन इस बात को थोड़ा और अदर वे में लें अपन, जैसे मान लीजिए शब्द आ गया मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस शब्द आ गया तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन मेम्ब्रेन, स्पाइनल कोड की मेम्ब्रेन, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर। जब ये इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन आपकी ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर में हुआ है तभी तो उसे मेनिंजाइटिस बोला है। तो बच्चे वहां मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे कि उन लेयर्स के अंदर क्या क्या बदलाव देखने को मिले, क्या रेडनेस हो गई, क्या वहां पे क्या पस भर गया, क्या वहां पे क्या पस सेल्स आपको इकट्ठी दिखाई दी है, क्या क्या वहां का सेलुलर स्ट्रक्चर है वो बदल गया है क्या, ये सब होते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। और आप क्या लिख के आते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, कि ये बीमारी कैसे हुई, ये तो एमएसएन में लिखते हैं ना अपन कि ये बीमारी कैसे हुई है, हमें ये नहीं बताना होता पैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी के अंदर बताना होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। या आप इसके लिए एक शब्द लिख सकते हैं बच्चे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप इसकी जगह ये शब्द लिख सकते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस, तब जाके आपका एक अच्छा स्कोर आता है। मैं हर बार ये बात कहता हूं कि पैथोलॉजी में नंबर कटने का ये एकमात्र कारण रहता है, बच्चे ये लिख के आते हैं। हाँ ठीक है, लिख सकते हो, मना नहीं है, अगर ये लिखो ना तो साथ के साथ ये चेंजेस भी लिखो। आप देखते हैं कि सर मुझे तो इस डिसऑर्डर का सिर्फ पैथोफिजियो आता है, तो लिख दो, लिखने को मना ही नहीं है, नंबर आ जाएंगे अच्छे, पर उसमें भी बहुत बेहतर नंबर लेके आने हैं, तो ये बात आपको जरूर लिखनी होती है।
पैथोलॉजी की बात कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये एक पैथोलॉजी का एक साधारण सा पेपर आपके सामने है, बहुत ही इजी वे के अंदर आप पढ़ सकते हैं इसे। 3 पार्ट्स में आपकी पैथोलॉजी डिवाइडेड हो रखी है। सबसे पहले एक फर्स्ट यूनिट है, उसके बाद आपका लेबोरेटरी टेस्ट होता है, फिर आपके स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स हैं उन पे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। 2 डिसऑर्डर या एक डिसऑर्डर हर साल आता ही आता है, उसके बारे में मैंने जो आपको बताई है ना ये बातें, ये सारी आपको एज इट इज करेक्ट वे में लिखनी है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिख सकते हो नो डाउट, बट ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना ये पक्का पक्का लिख के आने, खाली नहीं छोड़ के आना। किसी भी क्वेश्चन को खाली छोड़ने का मतलब है कि आपने अपने मार्क्स ऑलरेडी कम कर दिए हैं। स्पीड से चलें, अपने पेपर के अंदर टाइम को मेंटेन करते हुए चलें तो आगे बढ़ पाएंगे। अगला पेपर बच्चे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। इसमें एक है बच्चा प्रीनेटल डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग, ये पूछा जाता है। इनफर्टिलिटी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप पढ़ लेंगे, वहां पे जेनेटिक्स के अंदर है। इसके अलावा म्यूटेशन क्या होता है, रोल ऑफ नर्स इन द जेनेटिक्स, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, अल्टरनेट पूछा जाता है। डीएनए आरएनए क्रोमोसोम, ये तो एक बेसिक बात है कि हमें डीएनए का पता हो, आरएनए का पता हो, क्रोमोसोम्स का पता हो, क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या होते हैं ये भी हमें पता हो। कई बार आपने सुना होगा ना पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, शॉर्ट नोट्स पूछ लेते हैं कई बार, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसके बारे में लिखो, तो कम से कम आपको 10 से 15 लाइनें क्लाइनफेल्टर के बारे में पता होनी चाहिए। पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम किस ट्राइसोमी की वजह से होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, ये है ना आपको वन लाइनर छोटी छोटी चीजें जो होती है ना अच्छे से पढ़ के जाएंगे, 10-10 12-12 लाइन की पढ़ के जाओ हो जाएगा। क्रोमोसोमल एब्रेशंस कहते हैं इसे। तो बच्चे ये सारी चीजें हैं आपको बहुत बेहतर करनी है, ठीक है बच्चा। तो ये था फार्मा पैथोजेनेटिक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने रखे हैं, आप इनको बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है ना बच्चे। तो आप सभी को इस सेशन के बाद ऑल द बेस्ट टू माय लविंग स्टूडेंट्स, कीप शेयरिंग टू ऑल नर्सिंग स्टूडेंट। अगर जो बच्चे आपके जैसे हैं जो रिवल का एग्जाम दे रहे हैं उन तक भी ये बात जरूर पहुंचाए, शेयर करते रहें, और ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम के लिए। टेक केयर।